Once again, a very good evening to all of you. And as you all know that IPC 1860 डिटेल में हम पहले ही कवर कर चुके थे, और एक जो रैपिड रिवीजन हमने स्टार्ट किया था उसमें भी कल की क्लास तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हमें पढ़ने थे उनको लेते हुए पूरा 500 सेक्शन 511 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ये मैं 2 से 3 क्लास में आपको ये एक स्पेशल और तरीका ये मैंने बताया है। मैं चार्ट्स आपको शेयर करूंगा। इन चार्ट्स के आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, बड़ी शीट्स पे प्रिंट आउट लेना आप A3 साइज पे, या और उससे बड़ा अगर अवेलेबल हो जाए तो जितना बड़ा आपके लिए पॉसिबल हो। और अगर पॉसिबल हो तो आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, खुद चार्ट पेपर पे अपने हाथ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद में अपने स्टडी रूम में या फिर अपने घर की किसी भी ऐसी प्लेस पे जो कि दिन में 3 से 4 बार आपकी नज़र जहाँ जाती हो, वहां पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए दीवार पे। लिटरली यू हैव टू पेस्ट इट। तो जिन भी स्टूडेंट्स का, जिन भी कैंडिडेट्स का एक यू कैन से क्वेश्चन रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि सर सेक्शन कैसे याद करें, किस सेक्शन में कितना पनिशमेंट है, इसमें कब अमेंडमेंट हुआ था, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इस चार्ट में कवर हो जाएंगी। सो दिस इज अ न्यू मेथड ऑफ स्टडी बाय अ चार्ट वे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास में। देखें कौन कौन से हम सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। राइट, सबसे पहला हम लेते हैं सेक्शन 107 जो हमें बताता है अबेटमेंट ऑफ थिंग के बारे में। अबेटमेंट ऑफ थिंग ये जस्ट एक डेफिनेशन है, क्योंकि तो इसमें पनिशमेंट तो होने से रहा, बट व्हाट आर द स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर you can say abating a thing. So first of all, there should be an instigation to any person, engages in conspiracy, intentionally aids any person, and willful representation or concealment of material facts which he is bound to disclose. ये 4 पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स जब इंक्लूड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में, तो हम उसे कहते हैं अबेटिंग अ थिंग। दिस इज सेक्शन 107 ऑफ IPC। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स अबाउट द IPC जो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब तक अच्छी तरह से याद हो चुकी हैं। क्या? दैट दिस इज नोन एज द इंडियन पीनल कोड 1860, एक्ट नंबर 45 of 1860. It was enacted and assented on 6th October 1860, and it came into force on 1st January 1862. These are the very general things about this particular act. Moving further, now we do have the next section, that is section 109, which provides कि जो अबेटमेंट हुआ था उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा। सो द थिंग इज अबेटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्ट अबेटेड is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. So ऐसे एक्ट का ऐसा पनिशमेंट, अबेटमेंट, ऐसे अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट जिसके लिए जी नेहा, इसके बारे में भी मैं बात करता हूं। अभी एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए आप। सेक्शन 109 बताता है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, जिस एक्ट जो ऐसे अबेटेड एक्ट कमिट हो गया है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए कोई पनिशमेंट स्पेसिफाइड अगर नहीं है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। सो इट सेक्शन 109 सेज दैट सेम एज फॉर द ऑफेंस अबेटेड। जिस ऑफेंस को अबेट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ने मर्डर के लिए अबेट किया है तो आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो मर्डर के लिए होता है। अगर आपने थेफ्ट के लिए अबेट किया है तो आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो थेफ्ट के लिए होता है। अगर आपको ने ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट किया है तो आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो ग्रीवियस हर्ट के लिए स्पेसिफाइड है। सो दिस इज स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 109। और ये जो ऑफेंस होगा, क्या ये कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन
अकॉर्डिंग एज द ऑफेंस अबेटेड, जो ऑफेंस जिसके लिए अबेट किया गया अगर वो कॉग्निजेबल था तो ये भी कॉग्निजेबल होगा, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल था तो ये भी नॉन कॉग्निजेबल होगा। जो ऑफेंस अबेट किया गया वो ऑफेंस अगर बेलेबल था तो ये भी बेलेबल होगा, और अगर वो नॉन बेलेबल था तो ये भी नॉन बेलेबल होगा। कौन सी कोर्ट इसे ट्राई करेगी इस पर्टिकुलर ऑफेंस को? तो जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया गया वो ऑफेंस का ट्रायल जिस कोर्ट में चलना था, अबेटमेंट का ट्रायल भी उसी कोर्ट में चलेगा। तो पर्टिकुलरली सेक्शन 109 के साथ में आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जो अबेटमेंट किया गया है ये किस ऑफेंस के लिए किया गया है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा इस सेक्शन 109 का नेचर, वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय व्हाट कोर्ट, राइट। इसमें ऐसे कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स इस सेक्शन के है नहीं, क्योंकि ये पनिशमेंट स्पेसिफाई करता है। सेक्शन 115 को अगर हम देखें, 115 दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि या तो डेथ से पनिशेबल था या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल था, ऐसे किसी ऑफेंस के लिए अबेट करने में क्या पनिशमेंट मिल सकता है अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया है या ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। सो इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड द इम्प्रिजनमेंट शैल बी ऑफ 7 years एंड विद फाइन, एंड इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में कुछ भी हार्म हो गया अगर है, देन 14 years एंड विद फाइन। अगेन नेचर वही रह जाएगा, जैसा कि जो मेन ऑफेंस का नेचर था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के लिए, वही नेचर इसका भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें बेलेबल नॉन बेलेबल के लिए, सो सेक्शन 115 का जो ऑफेंस है ये कंप्लीटली नॉन बेलेबल है। वैसे भी देखा जाए तो जो ऐसा ऑफेंस था जिसमें पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था या फिर डेथ इम्प्रिजनमेंट था, तो ये वाले ऑफेंसेस तो वैसे भी नॉन बेलेबल ही आते हैं, तो ये नॉन बेलेबल रहेगा। फिर ट्रायबल बाय विच कोर्ट की बात हो रही है, सो जहां पे जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट दिया गया वो ऑफेंस जिस कोर्ट में ट्रायबल था उसी कोर्ट में इसका ट्रायल भी चलेगा, राइट। सेक्शन 116 की तरफ आते हैं। हालांकि इसी तरह का चार्ट आपको अपने सीआरपीसी का शेड्यूल फर्स्ट देखने से भी मिलेगा, बट दिक्कत यह है कि वो चार्ट हमारे एक तो बेरेक में ही रखा रह जाता है। जब इसे हम प्रिंट करके या फिर हाथ से ड्रॉ करके अपने टेबल पे या अपने वॉल पे या अपने अलमीरा गेट पे पेस्ट करेंगे तो हम इसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे और ये हमें याद हो जाएगा। साथ में वो जो शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी है उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स का कॉलम नहीं मिलेगा। कोई पर्टिकुलर सेक्शन अगर अमेंडमेंट के थ्रू आया है तो कब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ था, कब ये इंसर्ट हुआ था, कब सब्सटीट्यूट हुआ था, ये आपको उस चार्ट में नहीं मिलेगा। ये स्पेशल कॉलम्स में मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए सेक्शन 116 बताता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। जो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था वो तो 115 में था, एंड जो रिमेनिंग कोई इम्प्रिजनमेंट है तो वो आ जाता है सेक्शन 116 में। अगेन इफ द ऑफेंस नॉट कमिटेड तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग टू अ क्वार्टर पार्ट दैट इज 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ फाइन और बोथ। फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऐसा ऑफेंस था जिस ऑफेंस में 7 years तक का पनिशमेंट स्पेसिफाइड है और वो ऑफेंस नहीं कमिट किया गया, अबेटमेंट तो हुआ लेकिन उस ऑफेंस को कमिट नहीं हुआ किया गया, तो पनिशमेंट कितना मिलेगा अबेटर को 1/4 ऑफ 7 years का पनिशमेंट मिलेगा। 1/4 ऑफ 7 years में कितना आएगा आपका, 7 का हाफ लेंगे तो हो जाएगा आपका 3.5, और देन आप उसको और हाफ करेंगे, 1/4 लेना है तो 1.75 ईयर का पनिशमेंट मिलेगा। वो मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए आप जितना भी आता है। सिमिलरली ये जो ऑफेंस था सेक्शन 116 जो बात कर रहा है, अगर मान लीजिए किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया या अबेटमेंट या फिर ऑफेंस, इफ अबेटर और द पर्सन अबेटेड दोनों ही इसमें कवर हो रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट अबेटमेंट देने वाला था या फिर अबेट होने वाला था, कमिट करने वाला था ऑफेंस, दोनों ही अगर पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो इनको जो पनिशमेंट मिलेगा वो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट में हो जाएगा। यानी कि अगर सिंपल पर्सन अदर कोई पर्सन करता है तो 1/4,
और अगर अदर कोई पब्लिक सर्वेंट कर देता है तो हाफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट हो जाएगा। अगर नेचर की हम बात करें तो अगेन इट विल बी द सेम, दैट इज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में जो ऑफेंस जैसा था, अगर जो ऑफेंस था वो कॉग्निजेबल था तो ये भी कॉग्निजेबल होगा, ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल था तो ये भी नॉन कॉग्निजेबल होगा, ऑफेंस बेलेबल था तो ये भी बेलेबल होगा, ऑफेंस नॉन बेलेबल था, मेन ऑफेंस जिसके लिए अवेट किया गया वो नॉन बेलेबल था तो ये भी नॉन बेलेबल होगा। अगर इसके बाद में हम बात करें कोर्ट की तो ये उसी कोर्ट में ट्रायल इसका चलेगा जिस कोर्ट में जिस ऑफेंस के लिए अवेट किया गया वो ऑफेंस का ट्रायल चलता। ठीक है, चलिए इनको तो आप दोबारा से एक बार देख ही लेना। इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन 120A पर। आपको पता है सेक्शन 120A चैप्टर 5A का पार्ट है और चैप्टर 5A को हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था। चैप्टर 5A में टोटल 2 ही सेक्शंस हैं, 120A एंड 120B, टोटल 2 ही सेक्शन है। और ये चैप्टर 5A हमने ऐड किया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1913, राइट। तो सेक्शन 120A एंड 120B दोनों के लिए साफ साफ यहाँ पे अमेंडमेंट लिखा हुआ है। चैप्टर 5A वाज इंसर्टेड बाय एक्ट नंबर 8 ऑफ 1913, 1913 में इसको ऐड किया था थ्रू द अमेंडमेंट। याद रखिएगा ये डेट ऑफ अमेंडमेंट है सेक्शन 120A और 120B के लिए। बात आती है सेक्शन 120A जो हमें डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? सो देयर शुड बी 2 or more persons, there should be an agreement among these persons, agreement must be for an illegal act or an act which is not illegal but by illegal means। तो सबसे पहली बात, 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति हों, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। ये एग्रीमेंट या तो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए हो या फिर किसी लीगल एक्ट को इलीगल मींस के थ्रू करने के लिए हो। एक्ट लीगल है लेकिन करने का तरीका इलीगल है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं किसमें? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो जो इसमें एक्सप्लेनेशन जो इसमें दे रखा था वो क्या था? इट इज इमटेरियल वेदर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट which is illegal was intended or incidental। आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है इस ऑफेंस का वो इंटेंडेड था, इलीगल ऑब्जेक्ट वो इंटेंडेड था या इंसिडेंटल था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये मेन इंपॉर्टेंट इसी बात पे रहेगा कि क्या आपने किसी भी तरह का एग्रीमेंट किया था किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या फिर किसी एक्ट को इलीगल मींस के थ्रू करने के लिए, then you will fall under the definition of criminal conspiracy। वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था वो इंटेंशनल है या इंसिडेंटल है, that will not make a difference। तो ये था सेक्शन 120A जिसने डिफाइन किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है सेक्शन 120B। सेक्शन 120B जो पनिशमेंट स्पेसिफाई करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। सेक्शन 120B बताता है, और सेक्शन 120B भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आया वही था ये थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1913, बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1913 ही आया था। और सेक्शन 120B कहता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो या तो जिसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ सेंटेंस है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट लेकिन वो 2 years से अपवर्ड्स का है, 2 years से ज्यादा का अगर है तो उसमें कितना पनिशमेंट मिलेगा? सेम फॉर द अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई है उस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए जितना पनिशमेंट मिलता वही पनिशमेंट सेक्शन 120B में भी मिलेगा। और अबेटमेंट के लिए कितना पनिशमेंट मिलता है वो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, सेक्शन 109, सेक्शन 115 एंड सेक्शन 116 में। फिर बात आती है एनी अदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर की जाती है, यानी कि अदर देन offense in which there will be a punishment of 2 years or more, तो उसके लिए जो imprisonment होगा that will be for 6 months or with fine or with both।
जो अबव वाला है इसका नेचर अगर हम बात करें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो सीधी सीधी बात है जैसा ऑफेंस था वैसा ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसके लिए होगी। जो मेन ऑफेंस, जिस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, वो ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल था तो ये भी कॉग्निजेबल, और नॉन कॉग्निजेबल था तो ये भी नॉन कॉग्निजेबल। बट अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो पनिशमेंट सिर्फ 2 इयर्स तक का अगर है, तो ऐसे ऑफेंस का जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो नॉन कॉग्निजेबल है, वो कॉग्निजेबल में नहीं आएगा, क्योंकि जिस ऑफेंस में 2 इयर्स से कम का पनिशमेंट होता है वो ऑफेंस अपने आप में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो इसका जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो भी नॉन कॉग्निजेबल में रहेगा। बेलेबल या नॉन बेलेबल की बात करें तो ऐसा ऑफेंस जो 2 इयर्स से अपवर्ड्स वाले पनिशमेंट का था वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस पे, लेकिन जो 2 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है तो वो पूरी तरह से बेलेबल होगा, उसमें बेल विल बी अ मैटर ऑफ राइट। इसके बाद में बात करें हम कोर्ट की, तो जहां पे 2 इयर्स से ज्यादा वाला पनिशमेंट था उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए वही कोर्ट लगेगी जो कि जिस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है उस ऑफेंस के लिए कोर्ट बनती है। लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस जो कि जिसमें 2 इयर्स से कम का पनिशमेंट है या 2 इयर्स तक का पनिशमेंट है, उसके लिए कोर्ट होगी फॉर द ट्रायल। कोर्ट फॉर द ट्रायल बोला है, कोर्ट फॉर कॉग्निजेंस नहीं बोला है, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने की पावर तो किसी भी कोर्ट के पास हो सकती है। हाँ, ट्रायल करने की पावर किसके पास होगी, ये बात हमें सिर्फ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी स्पेसिफाई करता है। तो ऐसा ऑफेंस जो कि 2 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट जिसमें हो सकता है, ऐसे ऑफेंस के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए का ट्रायल जेएमएफसी में चल सकेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में चलेगा। अगर हम बात करें किसी तरह के इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स तो इसमें होंगे नहीं, बिकॉज इसको तो पनिशमेंट स्पेसिफाई किया है इस पर्टिकुलर सेक्शन 120B में। लेकिन हाँ, ये याद रखने का है कि चैप्टर 5A जिसमें टोटल 120A एंड 120B दो ही सेक्शंस हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर विद द अमेंडमेंट ऑफ 1913 ऐड किया गया था। तो ये दोनों सेक्शंस भी 1913 के ही अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। आज के लास्ट सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, सेक्शन 124A। आजकल के दौर में काफी पॉपुलर चल रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये चलन में है। सेक्शन 120A सेडिशन को डिफाइन भी करता है और उसका पनिशमेंट भी बताता है। सेडिशन में क्या क्या आएगा वो हम अभी इसके सेक्शन 124A के इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। पहले इसकी पनिशमेंट की बात कर लें। सो जिस किसी भी पर्सन पे 124A का सेडिशन का चार्ज लगता है उसे मिलेगा या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स एंड फाइन, और विद फाइन ओनली। तो ये 3 कैटेगरीज दे रखी हैं कि जिस पर्सन पे सेडिशन का चार्ज लगता है उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन हो सकता है, 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन हो सकता है, और इवन सिर्फ फाइन लगा के भी रिलीज किया जा सकता है। सेडिशन का जो चार्ज है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब इसमें बिना किसी वारंट के पुलिस अरेस्ट करने का राइट रखती है। ये नॉन बेलेबल है, मींस यहाँ पे bail will not be granted as a matter of right, instead bail can be granted only on the discretion of the court। और जो सेक्शन 124A का ऑफेंस है सेडिशन, इसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, नॉट बिलो दैट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनके पास में ये पावर नहीं है। सेडिशन का जो ऑफेंस है ये कोर्ट ऑफ सेशन में ही ट्राइबल है। किसी ऑफेंस को सेडिशन की कैटेगरी में काउंट किया जाए या ना किया जाए, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स इसके देखते हैं हम। सबसे पहली बात, whoever by words or signs or visible representation brings or attempts to bring into hatred, excites or attempts to excite disaffection। तो ये 2 वर्ड आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। क्या? पहला हेट्रेड, दूसरा डिसअफेक्शन, अगेंस्ट और टुवर्ड्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो कोई भी पर्सन या तो वर्ड्स के थ्रू या फिर साइंस यानी कि इशारों के थ्रू या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू अगर कोई हेट्रेड क्रिएट करता है, डिसअफेक्शन क्रिएट करता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर इन चीजों का अटेम्प्ट भी करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सेडिशन का अपराध किया है।
एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 एक्सप्लेनेशन भी इस सेक्शन के साथ स्पेसिफाइड हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 तो सेडिशन को सपोर्ट करते हैं और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यानी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में एक ऐसी बात कही गई है कि ये काम किया जाना सेडिशन में कवर नहीं होना है। सबसे पहले देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है। डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का क्या मीनिंग है? डिसअफेक्शन मीन्स और इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी। किसी भी तरह की डिसलॉयल्टी या फिर फीलिंग ऑफ एनिमिटी अगर होता है तो उसे डिसअफेक्शन की डेफिनेशन में लिया जाएगा। और एक्सप्रेशन में 2 एंड 3 दोनों ही 2 एंड 3 दोनों ही ये बताते हैं कि कब सेडिशन नहीं होगा। तो सबसे पहला, कमेंट्स expressing disapprobation of the measures of the government with a view of obtaining their alteration by lawful means। गवर्नमेंट के किसी मेजर या डिसीजंस के लिए, मेजर्स का मतलब गवर्नमेंट के किसी एक्शन के लिए, गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी के में बदलाव करवाने के लिए लॉफुल मीन्स के थ्रू अगर उसमें डिसअप्रोबेशन शो किया जाता है, उसमें नाराजगी शो की जाती है लॉफुल मीन्स के थ्रू, तो इसे ऑफेंस ऑफ सेडिशन में काउंट नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी अदर एक्शंस को के लिए भी डिसअप्रोबेशन अगर शो किया जाता है अगेन इन अ लॉफुल मीन्स, बाय द लॉफुल मीन्स, तो इसे भी सेडिशन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात इसके अमेंडमेंट के थ्रू क्या है, दैट दिस was inserted first of all in 1870 में ये आ गया था। 1860 में आईपीसी बना था, 1862 में ये एनफोर्स हुआ था और 1870 में ही हमने सेक्शन 124A इसमें इंसर्ट कर दिया था और इस सेक्शन को दोबारा से सब्स्टिट्यूट किया गया था 1898 में। यानी सेक्शन 124A जो है ये 2 बार अमेंड हो चुका है। सबसे पहला तो अमेंडमेंट के थ्रू आया और कब आया? 1870 में। देन 1898 में अगेन इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसे सब्स्टिट्यूट किया गया। पहले भी 124A था, बाद में दोबारा से जब सब्स्टिट्यूट किया तो 124A से ही सब्स्टिट्यूट किया। ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाय द चार्ट मेथड। ऐसा कुछ जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में कितना पनिशमेंट है, क्या वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को याद रख के आप मेंस आंसर राइटिंग में भी उससे आपको हेल्प मिल सकती है। और पर्टिकुलर सेक्शन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे आईपीसी में इन्वॉल्व किया गया, ऐड किया गया, डिलीट किया गया, वो सब चीजें। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको चार्ट अच्छा लगा होगा और आप जल्दी से जल्दी इसका या तो प्रिंट निकलवा के या फिर बड़े चार्ट पेपर पे इसे ड्रॉ करके पेस्ट कर लेंगे अपने स्टडी रूम में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इवनिंग में हम मिलेंगे सीआरपीसी के साथ में और कल दोबारा से एक और चार्ट के साथ में आऊंगा जो सेक्शन बिफोर सेक्शन 106 वाले जितने प्रोविजंस हैं जिसमें कहीं कोई पनिशमेंट नहीं है उससे रिलेटेड वाला हम उसमें डील करेंगे, जो मेनली इंग्रेडिएंट्स और उसमें कौन से सेक्शन के लिए कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कौन से केस लॉज आपको याद रखने के लिए। जैसे अगर हम बात करें पब्लिक सर्वेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगर हम बात करें जो सेक्शन 34 है उसमें काफी लैंडमार्क केसेस हैं, केस लॉज हैं। तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, केस लॉज हैं, उनको भी उसमें मैंने ऐड किया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।